तो भारत का संविधान धार्मिक शिक्षा का निषेध नहीं करता, वो किसका निषेध करता है भाई? भारत का संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाओ, आर्टिकल 344 पढ़िए, 3 भाषा पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है? एक हिंदी पढ़ाना, एक संस्कृत पढ़ाना, एक अपने राज्य की भाषा पढ़ाना। हिंदी पढ़ाई जाती है प्राइमरी में, हम सब ने पढ़ा। क्या पढ़ाएंगे? प्राइवेट किताब पढ़ाएंगे। क्यों प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हो? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? जोर से बोलिए। अरे रामचरितमानस लगा दो स्कूल में, प्राइमरी में। धार्मिक पुस्तक है, संविधान भी उसको मना नहीं कर रहा है। इसी बहाने बच्चा हिंदी सीख लेगा, कविता भी सीख लेगा, अलंकार भी सीख लेगा, समास भी सीख लेगा, व्याकरण भी सीख लेगा, और सबसे बड़ी बात, भगवान राम का पूरा आदर्श भी सीख लेगा। पिता के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना, प्रजा के साथ कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, पूरी राम की मर्यादा भी सीख लेगा। जब तक 8वीं तक निकलेगा, पूरा उसको रामचरितमानस पढ़ चुका होगा। अरे भाई 7 ही अध्याय है ना, अगर दूसरी से लगाएं, एक अध्याय पढ़ाएं, तो 8वीं पास करते करते तो उसके 7 अध्याय हो गए पूरे रामचरितमानस, पूरा राम का चतुर पढ़ के निकलेगा। संस्कृत पढ़ाते हैं प्राइमरी में, संस्कृत के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना। भगवत गीता है ना हमारे पास, 18 अध्याय, 3 अध्याय एक चैप्टर में लगा दे। जब तक बच्चा 8वीं पास करके निकलेगा, पूरी भगवत गीता पढ़ चुका होगा, कर्मयोग सीख चुका होगा, ज्ञान योग सीख चुका होगा, राजयोग सीख चुका होगा, स्वधर्म सीख चुका होगा, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करते हैं ये भी सीख चुका होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु, योग क्या क्या करना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सब कुछ सीख चुका होगा। कौन सा संविधान कह रहा है कि भगवत गीता नहीं पढ़ाई जा सकती? इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर रहे हम ठीक से उसको। जो किया भी हमने, तो ऐसे जजों ने किया, मैंने बताया ना, कांटोनमेंट में पढ़े थे। पिताजी जो है दादा अंग्रेजों के बैरिस्टर, पिताजी बाद में जज हो गए, खुद अंग्रेजी पढ़ाई किया, विदेश से पढ़ के आ गए। धर्म और रिलीजन में अंतर समझ में नहीं आता उनको। वो धर्म को रिलीजन मान के बैठे, रिलीजन को धर्म मान के बैठे। धार्मिक पुस्तक का कोई निषेध नहीं है, और हम चाहते हैं अगर सब नर करें परस्पर प्रीति, तो पहले हम वो किताब पढ़ानी पड़ेगी प्राइमरी में जो सबको सबका साथ सबका विकास सिखाए, जो सबका कल्याण सिखाए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत में सबसे पहले होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके बाद होना चाहिए समाज शिक्षा कानून। एक बहुत बड़ी समस्या है घुसपैठ की। मेरी PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में, 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। ये 2017 में मैंने एफिडेविट पे कहा था, अभी तो 2024 आ गया, जिनकी संख्या और बढ़ चुकी होगी। अब ये बताइए घुसपैठी अपने आप जाएंगे क्या? हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं घुसपैठिए जाए? बताइए जरा, है कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ नहीं कर सकते। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सुना होगा आपने। लेकिन भारत की कोई भी पुलिस NSA लगा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमने NSA तो बना दिया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा लागू होगा वो NSA ये तो कर दिया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है वो हमने उसमें लिखा ही नहीं। हमने आज तक घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा डिक्लेयर नहीं किया, तो पुलिस चाहते हुए भी NSA लगा नहीं पाती। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, UAPA। लेकिन कोई पुलिस इसलिए नहीं लगा पाती कि हमने देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है, क्या क्या खतरा है, वो कहीं डिफाइन नहीं किया। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठ हो रही है ना। तो जो पहले आक्रांता आते थे, वो भी जगह कब्जा करते थे हमला करके। अब वो हमला करके नहीं हो रहा, घुसपैठ करके हो रहा है। अल्टीमेटली पर्पज क्या है? भारत की डेमोग्राफी बदलना। ये अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। और वेजिंग वॉर पहले इंडियन पिनल कोड में भी था, और वेजिंग वॉर ये नई वाली भारतीय न्याय संहिता में भी है। लेकिन ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है, ये हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, तो पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कोई देशद्रोह? और देशद्रोह की धारा है, लेकिन देशद्रोह क्या होगा हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए पुलिस देशद्रोह लगाता नहीं, कोई पुलिस देशद्रोह लगाती नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है।
जब मैं 2017 में इसमें पीआईएल कर रहा था, ड्राफ्ट कर रहा था, तो मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया। मैं बंगाल के बॉर्डर पे गया, असम के बॉर्डर पे गया। जानते हैं घुसपैठ कैसे होती है? 2000 रुपए देके बॉर्डर से अंदर आते हो। किसको देते हैं? हमारे लोग अंदर आते हैं। 2000 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर पे देते हैं, आधार बन जाता है, और एक डॉक्यूमेंट बन गया, उसके बाद तो पूरी चेन बन जाती है। दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है। 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है 3-4 हजार रुपए लेके। 3 डॉक्यूमेंट हो गए, तहसीलदार के यहां दलाल को पकड़ते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देता है। 4-5 डॉक्यूमेंट हो गए, बैंक में जाके खाता खुलवा लेते हैं, और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से पूरा का पूरा माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री के योजनाओं का लाभ लेते हैं। फ्री का मकान भी ले रहे हैं, फ्री की दुकान भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, वजीफा भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के नागरिक बन गए। तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है? जोर से बोलिए जरा। घूसखोरी, करप्शन। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? हमें घुसपैठ तो दिखती है, हमें घूसखोरी दिखती नहीं है। हमें घुसपैठ का दुष्परिणाम तो दिख रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, हमें वो घूसखोरी दिखती नहीं। बड़े प्लांट में बाहर से पैसा आ रहा है, और मैं तो ऐसे भी कई पार्षद और प्रधान को जानता हूं जिनको 4-10 लाख रुपए मिला। उन्होंने बोला एक काम करो, वो पहाड़ी के बगल में खाली जगह है, वो चारागाह है या ऊसर जगह है या बंजर जमीन है, खेल का मैदान है या फलाने है ठिकाने है, जाओ तुम वहीं झुग्गी बसा लो। प्रधान जी को, पार्षद जी को 2 लाख 3 लाख रुपए मिल गया, वो खुद ही जगह बता देते, चले जाना, वो खेल का मैदान है, वहां कोई जाएगा नहीं। अच्छा, हम लोग भी इतने स्वार्थी हैं, हमारे मोहल्ले में घुसपैठी आके बस जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे खेत में थोड़ी बसा हुआ है, वो तो बगल में बसा हुआ है, होगा कोई बस गया होगा तो बस गया होगा। यह घुसपैठ का दुष्परिणाम है, और नतीजा भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं टोटल, और उनकी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप कोई बड़ा रेलवे का जंक्शन उठा के देख लीजिए, आप कोई बड़ा एयरपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप कोई बड़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जो बड़े सेंसिटिव प्लेस है। मेरा कल कार्यक्रम जबलपुर में था, जबलपुर में सैनिक छावनी जहां है, वहां पे सैनिक छावनी की पहाड़ियों में पूरी कब्जा हो गया, और बाद में पता चला वो वहां के एक नेता ने योगदान किया, पैसे मिल गए, उन्होंने खुद लिख के दिया और आधार बनवा दिया, और एक डॉक्यूमेंट बन गया, उसके बाद तो 4-5 डॉक्यूमेंट अपने आप बनवा सकते, पूरी चेन बन जाती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो क्या घुसपैठ खतरा है कि नहीं? जरूर से बोलिए जरा। हम रोक सकते हैं क्या? नहीं। कौन, किसका रोकना काम है? शासन। शासन का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का काम। हमें क्या करना चाहिए? सांसद को पकड़ो, विधायक को पकड़ो, आसपास कहीं झुग्गी दिखाई पड़े, कहीं अवैध लोग से कोई घुसपैठ करते नजर आए, उनको पकड़ो, उनको सूचित करो, उनके ऊपर दबाव बनाओ। उनका काम यही है। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, हमारी बहनें बैठी हैं, आप अपना स्वधर्म का पालन कर रही हैं, ऐसे सांसद विधायक का काम क्या है? जज का काम क्या है? यही काम। हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता हो, लेकिन आपका तेल मसाला गड़बड़ हो, खाना बढ़िया बन सकता है क्या? जोर से बोलिए इधर। कोई डॉक्टर बैठा क्या इधर? डॉक्टर साहब, अगर आपको बहुत बढ़िया, आपको अच्छी प्रैक्टिस है, आपको बीमारी समझ में आ गई, आपने दवा लिख भी दिया, लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नहीं। जैसे डॉक्टर अच्छा हो, दवाई अच्छी हो, तब बीमारी ठीक होती है। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, तब यात्रा सुरक्षित होती, अच्छी होती है। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू बढ़िया हो, तब घर मजबूत बनता है। वैसे शासक भी अच्छा हो,
कानून भी अच्छा हो, तब देश सुरक्षित होता है, नहीं तो देश की सुरक्षा खत्म नहीं होती। इसलिए मैंने यही मिशन लिया हुआ है कि अधर्म का नाश करने के लिए, क्योंकि धर्म की जय करने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, वहां पे कोई जरूरत नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं। प्राणियों में सद्भावना विकसित हो, सामाजिक समरसता है, उसके लिए बहुत सब लोग काम कर रहे हैं। संघ की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें काम हो ही रहा है। भारत का कल्याण कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो, उसके लिए सरकार काम कर रही है। मोदी जी एक्सप्रेसवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट सब कुछ बनाते ही जा रहे हैं। एक एरिया बचा हुआ था, उसको हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था, 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2024 में आज हमारा 61वां कार्यक्रम है, 61। 2022 में मैं 3 संडे अपने घर में था, 2023 में 1 संडे अपने घर में था, क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी। 2024 का वो सैटरडे संडे अभी तक आया नहीं कि मैं अपने भी घर में अपने बच्चों के साथ रह लूं, उसका इंतजार है, अभी तक आया नहीं, देखते कब आता है। मेरा यह मानना है कि इस बात पे गहन चिंतन की जरूरत है।